द न्यूज़पेपर प्रेजेंट्स आज का समाचार। आमतौर पर ना जब भी आधुनिक युद्ध या मिलिट्री ऑपरेशंस की बात होती है तो दिमाग में एक बहुत ही नपी तुली सी तस्वीर उभरती है। हाँ बिल्कुल, एक वीडियो गेम जैसी तस्वीर। बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर चल रहा है, लेजर गाइडेड मिसाइलें हैं, सैटेलाइट्स हर चप्पे पर नजर रखे हुए हैं और एक ऑपरेटर हजारों मील दूर बैठकर बस जॉयस्टिक से टारगेट को हिट कर रहा है। दूर से देखने पर लगता है मानो ये सब एक बहुत ही क्लीन और पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ गणित का कोई फॉर्मूला है। देखिए, ये जो प्रिसिजन या सटीकता का विचार है ना, ये दरअसल एक बहुत बड़ा भ्रम भी है। अच्छा। हाँ, कागज पर या स्क्रीन पर सब कुछ आपको परफेक्ट लगेगा, लेकिन जमीनी हकीकत हमेशा अराजक होती है। मतलब जब कोई योजना फेल होती है ना, तब ये सारी टेक्निक धरी की धरी रह जाती है। बिल्कुल। और फिर जो चीज काम आती है वो है इंसानी जज्बा, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता और सालों की कठोर ट्रेनिंग। सही बात है। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम बिल्कुल ऐसे ही एक अराजक और खतरनाक परिदृश्य को समझने जा रहे हैं। आज की हमारी इस चर्चा का विषय एक ऐसा मिलिट्री रेस्क्यू ऑपरेशन है जो हाल ही में ईरान के अंदर चला और जिसे पूरा होने में लगभग 36 से 38 घंटे का समय लगा। 38 घंटे दुश्मन के इलाके में, ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इस पूरे ऑपरेशन की जो बारीकियां हैं उन्हें न्यूज पिंच नाम के एक यूट्यूब चैनल ने अपने वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से डिकोड किया है। हाँ, मैंने भी उनके विजुअल इन्फोग्राफिक्स और मैप्स देखे हैं, काफी डिटेल्ड है। हाँ, तो उन्हीं के आधार पर आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जब दुश्मन की जमीन पर कोई फाइटर जेट क्रैश होता है तो एक अकेले सैनिक को वापस लाने के लिए किस तरह की योजना बनती है, किस हद तक माइंड गेम्स खेले जाते हैं और इसकी कितनी भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ती है। और ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये ऑपरेशन सिर्फ सैन्य रणनीति तक सीमित नहीं है। मतलब ये मानव मनोविज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और लीडरशिप की भी एक बेहतरीन केस स्टडी है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जब संकट आता है तो एक देश अपनी सेना का मनोबल बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसने इस पूरे 36 घंटे के ड्रामा की नींव रखी। बताइए। ईरान के एयर स्पेस में अमेरिका का एक F-15E ईगल फाइटर जेट क्रैश हो जाता है। अब ये एक ट्विन सीटर विमान है, यानी इसमें 2 लोग सवार थे। हाँ, पायलट और वेपन सिस्टम ऑपरेटर। सही। क्रैश होने के बाद जो मुख्य पायलट था उसे तो किसी तरह महज 7 घंटे के अंदर ही रेस्क्यू कर लिया गया, जो कि अपने आप में एक उपलब्धि है। हाँ, लेकिन इस जेट में जो दूसरा अधिकारी था, वेपन सिस्टम ऑपरेटर, जिसे WSO कहते हैं, और जो कर्नल रैंक के एक बहुत सीनियर अधिकारी थे, वो इजेक्ट करने के बाद ईरान के जाग्रोज पहाड़ों में कहीं लापता हो गया। जाग्रोस की पहाड़ियां, देखिए वो कोई आम जगह नहीं है। हाँ, वो एक बेहद दुर्गम, ठंडी और पथरीली जगह है। एक कर्नल रैंक का अधिकारी जिसके पास बेहद संवेदनशील खुफिया जानकारी हो सकती है, उसका दुश्मन के इलाके में इस तरह से अकेला फंस जाना किसी भी सेना के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। बिल्कुल। अब जरा उस कर्नल की स्थिति की हम कल्पना करें। जब ये खबर आती है कि एक पायलट दुश्मन के इलाके में अकेला है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि वो बिना किसी सपोर्ट के जिंदा कैसे बचेगा। उनके पास एक सर्वाइवल किट होती है। हाँ। और इस किट के जो विवरण मैंने देखे वो मुझे किसी सर्वाइवल वीडियो गेम के इन्वेंट्री बैग जैसे लगते हैं। बिल्कुल लगते हैं। लेकिन असल जिंदगी में ये बहुत खौफनाक है। उस किट में 48 घंटे का ड्राई फ्रूट होता है, पानी, फर्स्ट एड, रेडियो सेट और एक इमरजेंसी बीकन होता है। मतलब आपको दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर छिपना है और आपके पास स्नैक्स में सिर्फ ड्राई फ्रूट्स हैं। मेरा तो मनोबल शायद वहीं टूट जाता। और इसीलिए ठीक इसी स्थिति से निपटने के लिए एक खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे मिलिट्री की भाषा में सैर या सीयर ट्रेनिंग कहते हैं। सीयर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सर्वाइवल, इवेजन, रेजिस्टेंस और एस्केप। अच्छा। ये ट्रेनिंग केवल शारीरिक नहीं होती, ये पूरी तरह से मानसिक होती है। मतलब ये एक सैनिक को सिखाती है कि जब आपकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं, तब भी अपने दिमाग को शांत कैसे रखना है। इसी सर्वाइवल किट में एक हैंडगन भी होती है और ऑफलाइन मैप्स होते हैं। हाँ। लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा मेरा ध्यान खींचा वो ये है कि इस किट में लोकल करेंसी यानी स्थानीय मुद्रा भी होती है। बिल्कुल, और ये बहुत अहम है। लेकिन ये थोड़ा अजीब लगता है ना। मतलब
आप एक अत्याधुनिक फाइटर जेट उड़ा रहे हैं और आपकी जेब में लोकल कैश पड़ा है। अगर हम सर्वाइवल के विज्ञान को समझें तो ये लोकल करेंसी वाली बात इस पूरी ट्रेनिंग के दर्शन को ही स्पष्ट कर देती है। कैसे? देखिए, एक हैंडगन आपको 1 या 2 सैनिकों से बचा सकती है, लेकिन जब पूरी की पूरी ईरानी सेना आपको खोज रही हो तो वो बंदूक किसी काम की नहीं है। आपकी गोलियां कुछ मिनट में खत्म हो जाएंगी। हाँ, वो तो है। लेकिन स्थानीय मुद्रा वो आपको भेष बदलने में मदद करती है। मतलब अगर पायलट आम नागरिक के कपड़े पहन ले और उसके पास कुछ स्थानीय पैसे हों तो वो किसी दूर दराज के गांव में खाना खरीद सकता है। बिल्कुल, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ले सकता है। भेष बदलना और भीड़ में घुल-मिल जाना सीधे आमने सामने की लड़ाई से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। बहुत लॉजिकल है। स्थानीय मुद्रा एक ऐसा हथियार है जो बिना कोई आवाज किए आपकी जान बचा सकता है। ये असल में दुश्मन की नजरों के सामने से अदृश्य हो जाने की कला है। एक तरह से अदृश्य होना ही सबसे बड़ा हथियार है। हाँ, अब पायलट तो जमीन पर खुद को छुपाने और बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाहर से रेस्क्यू टीम उस तक कैसे पहुंचेगी? यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। यहाँ एक सीधा सा सवाल उठता है। अगर हमें पता है कि पायलट जाग्रोस के पहाड़ों में है तो इतना सारा ड्रामा या डिसेप्शन करने की क्या जरूरत है? बस एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भेजो, पायलट को उठाओ और वापस आ जाओ। क्योंकि अगर आप सीधा एक हेलीकॉप्टर भेजेंगे तो आप असल में एक उड़ता हुआ ताबूत भेज रहे हैं। उड़ता हुआ ताबूत? बिल्कुल। जब एक जेट गिरता है ना तो दुश्मन का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर आ जाता है। उनके जो रडार होते हैं वो आसमान में किसी भी हरकत को स्कैन कर रहे होते हैं। अच्छा। अब अगर एक धीमी गति का हेलीकॉप्टर वहां जाता है तो उसे सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से तुरंत गिरा दिया जाएगा। यानी सैम मिसाइल है। हाँ, इसीलिए सीधे अंदर जाना आत्महत्या के बराबर है। आपको पहले दुश्मन को अंधा करना होगा या कम से कम उसे भटकाना होगा। और भटकाने के लिए जो रणनीति अपनाएगी वो सच में हैरान करने वाली है। कोई गुलिया नाम के पहाड़ों में कई झूठे इमरजेंसी बीकन गिराए गए। ये कोई सामान्य धोखा नहीं था। हाँ, न्यूज पिंच के मुताबिक इन बीकन से जो सिग्नल निकल रहे थे उनका मकसद केवल ईरान की ग्राउंड फोर्स को भटकाना नहीं था। दरअसल इस धोखे का असली निशाना आसमान में मौजूद चीनी और रूसी सैटेलाइट्स थे। अच्छा। हाँ, जो लगातार उस इलाके की तस्वीरें ले रहे थे और सिग्नल इंटरसेप्ट कर रहे थे। लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब एक सैटेलाइट को कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता है? देखिए, जब कोई पायलट इजेक्ट करता है तो उसका बीकन एक खास फ्रीक्वेंसी पर डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता है। सैटेलाइट्स इसी सिग्नल को पकड़कर उसकी लोकेशन ट्रैक करते हैं। अब अगर अमेरिका एक ही समय पर कूहे गुलिया के पहाड़ों में 10 अलग-अलग जगहों पर ऐसे डिवाइस गिरा दे जो बिल्कुल वैसा ही डिस्ट्रेस सिग्नल दे रहे हो, तो सैटेलाइट ऑपरेटर के स्क्रीन पर एक के बजाय 10 ब्लिंकिंग डॉट्स दिखाई देंगे। अरे बाप रे! यानी उनके रडार पर अचानक से 10 पायलट दिखने लगेंगे। बिल्कुल। और जब तक दुश्मन ये तय करेगा कि असली सिग्नल कौन सा है, तब तक उनकी फौज गलत पहाड़ों की खाक छानती रहेगी। क्या बात है। और इसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में एक कदम और आगे बढ़ते हुए CIA ने ईरान के अंदर ही ये झूठी खबर फैलानी शुरू कर दी कि दोनों पायलट बचा लिए गए हैं। ये पूरी तरह से साइकोलॉजिकल अटैक है। बिल्कुल। मतलब दुश्मन की फौज को ये विश्वास दिला दो कि जिस शिकार को वो ढूंढ रहे हैं वो पहले ही उनके हाथ से निकल चुका है। इससे होता क्या है कि दुश्मन का मनोबल गिरता है, उनकी खोज की गति धीमी हो जाती है। वो ये सोचने लगते हैं कि अब मेहनत करने का क्या फायदा। सही बात है। और इसी भ्रम के बीच रेस्क्यू टीम को अपना काम करने का वो जरूरी समय मिल जाता है। हालांकि ये पूरा ऑपरेशन बिना किसी नुकसान के नहीं हो रहा था। इसी रेस्क्यू टीम को हवा से कवर देते हुए एक A-10 अटैक जेट भी क्रैश हो गया। A-10, हाँ। ये वो विमान है जो जमीन पर मौजूद अपनी सेना को कवर फायर देने के लिए बहुत नीचे और धीमी गति से उड़ता है। बहुत रिस्की होता है इसका काम। हाँ, ये घटना होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुई, लेकिन गनीमत ये रही कि उस पायलट ने कुवैत के एयर स्पेस की ओर अपने विमान को मोड़ा और वहीं इजेक्ट किया, जिससे उसे सुरक्षित बचा लिया गया। हाँ, तो कुल मिलाकर 3 पायलटों की जान बचाई गई। अगर हम सैन्य इतिहास के पन्ने पलटे ना, तो इस तरह के सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस हमेशा से बहुत जटिल और खतरनाक रहे हैं। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास में इसके और भी उदाहरण हैं। बिल्कुल। 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान म्यांमार के मोर्चे पर घने जंगलों में जब सड़क मार्ग से घायल सैनिकों तक पहुंचना असंभव था, तब अमेरिका ने पहली बार पैराशूट के जरिए 2 पैरा सर्जन्स को नीचे ड्रॉप किया था।
अच्छा, पैरासर्जन्स। हाँ। और उसके ठीक एक साल बाद 1944 में जापान के मोर्चे पर पहली बार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके दुश्मन के इलाके से सैनिकों को निकाला गया था। मतलब तकनीक चाहे जितनी बदल गई हो, दुश्मन के घर में घुसकर अपने आदमी को निकालने का जो बुनियादी जोखिम है वो आज भी वैसा ही है। बिल्कुल वैसा ही है। और हर बार ये मुमकिन भी नहीं होता। रेस्क्यू केवल मिलिट्री की ताकत का प्रदर्शन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक फैसला भी होता है। हाँ, और कारगिल युद्ध के दौरान भारत का उदाहरण इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझाता है। जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता का MiG-27 इंजन फेल होने की वजह से क्रैश हुआ और वे पाकिस्तानी सीमा के अंदर बाल्टिक सेक्टर में गिर गए, तब परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं। देखिए, भारतीय वायुसेना की रेस्क्यू टीम्स उस वक्त पूरी तरह से तैयार थीं। हाँ, उनके पास अंदर जाकर अपने पायलट को निकालने की क्षमता थी। लेकिन उस समय भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने एक स्पष्ट कूटनीतिक रेखा खींच रखी थी कि किसी भी स्थिति में लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला था और इसी फैसले ने ये तय किया कि रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होगा। नतीजतन फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को 8 दिनों तक युद्धबंदी या POW के रूप में रहना पड़ा। इससे ये साफ होता है कि रेस्क्यू सिर्फ हथियारों का खेल नहीं है। इसके लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और कूटनीतिक परिणामों को भी तोलना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। अब अगर हम अपने मुख्य ऑपरेशन की ओर वापस चलें, जहां अमेरिका ने झूठे सिग्नल देकर ईरानियों को भटका दिया है, वहां असली चुनौती तो अभी बाकी थी। सबसे बड़ी चुनौती। हाँ, वो जो लापता कर्नल थे, यानी वो WSO, वो जाग्रोस पहाड़ों की कुए सियाह नाम की जगह पर, जो कि 7000 फीट की ऊंचाई पर है, वहां एक पहाड़ी दरार में छिपे थे। 7000 फीट? अब उन्हें वहां से कैसे निकाला जाए, इसके लिए अमेरिका ने जो किया वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं लगता। बिल्कुल। उन्होंने इस्फहान शहर के नजदीक कोला गाजी नेशनल पार्क में एक खाली पड़ी हवाई पट्टी देखी और रातों रात वहां एक FARS यानी फार्स खड़ा कर दिया। फार्स यानी फॉरवर्ड आर्मिंग एंड रिफ्यूलिंग स्टेशन। हाँ। इसका मतलब है दुश्मन की नाक के नीचे एक अस्थायी मिलिट्री बेस बना देना। ये कोई स्थायी ढांचा नहीं होता। लेकिन ये रातों रात बनता कैसे? मतलब आप दुश्मन के देश में एक पूरा एयरबेस कैसे सेटअप कर सकते हैं? इसके लिए भारी भरकम ट्रांसपोर्ट विमानों का इस्तेमाल होता है। रात के अंधेरे में C-130 हर्क्यूलिस के एडवांस्ड वर्जन यानी MC-130J विमानों को उस कच्ची हवाई पट्टी पर उतारा जाता है। ये विमान अपने साथ पोर्टेबल रनवे लाइट्स, बड़े बड़े फ्यूल ब्लैडर्स यानी रबर के विशाल टैंक जिनमें ईंधन भरा होता है और हथियार लेकर आते हैं। कमाल है। कुछ ही घंटों में एक सुनसान जमीन एक पूरी तरह से काम करने वाले रिफ्यूलिंग हब में बदल जाती है। और मैंने पढ़ा कि इन्हीं विशाल MC-130J विमानों के पेट के अंदर से छोटे छोटे MH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर निकाले गए। हाँ, लिटिल बर्ड्स। ये हेलीकॉप्टर आकार में इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आसानी से पहाड़ों की संकरी दरारों में उतारा जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये सब करने के लिए जो टीम बुलाई गई थी वो कोई आम इन्फेंट्री नहीं थी, वो थी सील टीम 6, दुनिया की सबसे एलीट टीम्स में से एक। हाँ, और इस नाम के पीछे की कहानी खुद में एक बहुत बड़ा डिसेप्शन है। मतलब इसे सील टीम 6 क्यों कहते हैं? क्या इसके पहले 1 से लेकर 5 नंबर की टीमें भी वहां मौजूद थी? नहीं, और यही मनोविज्ञान का एक बेहतरीन इस्तेमाल है। अच्छा। जब 1984 में इस स्पेशल यूनिट का गठन किया गया था ना, तब शीत युद्ध अपने चरम पर था। सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB अमेरिका के हर कदम पर नजर रखती थी। तो इस टीम को जानबूझकर 6 नंबर दिया गया। अरे, मतलब उन्होंने अपने नाम को एक साइकोलॉजिकल वेपन बना दिया। बिल्कुल। ये तो माइंड गेम्स का बिल्कुल अलग ही लेवल है। करेक्ट। KGB को लगा होगा कि अगर ये टीम 6 है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अमेरिका के पास ऐसी कम से कम 5 और सीक्रेट टीमें भी हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल सही। दुश्मन को अपनी असली ताकत से ज्यादा बड़ी ताकत का भ्रम देना भी युद्ध का एक अहम हिस्सा है। और सील टीम 6 का इतिहास देखें तो ये दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्सेस में गिनी जाती है। ये वही टीम है जिसने 2011 में एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन वाले ऑपरेशन को अंजाम दिया था। ओहो, वो भी इनका काम था। हाँ, 2009 में सोमालियाई समुद्री लुटेरों के कब्जे से कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स को छुड़ाया था। 2003 में सद्दाम हुसैन को पकड़ने वाले ऑपरेशन रेड डॉन में शामिल थी। और 1993 की जो प्रसिद्ध ब्लैक हॉक डाउन की घटना थी, हाँ, सोमालिया वाली। हाँ, बैटल ऑफ मोगादिशु, उसमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन इसी टीम ने किया था। बाप रे।
तो ऐसे दिग्गजों को उस 7,000 फीट की ऊंचाई से उस कर्नल को निकालने का जिम्मा सौंपा गया। सील टीम 6 ने उस दरार से कर्नल को निकाला और उन्हें खुजेस्तान प्रांत के बहबान इलाके में 50 से 60 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया। सुरक्षित जगह पर, हाँ। और वहां से उन्हें उस अस्थाई फाज बेस पर लाया गया जहां MC-130J विमान वापसी की उड़ान भरने के लिए तैयार खड़े थे। अब यहां तक सुनकर ऐसा लगता है कि चलो सब कुछ सही हो गया, हीरो हेलीकॉप्टर में बैठ गया और मिशन सक्सेसफुल। हाँ, फिल्मों में ऐसा ही होता है, लेकिन जमीनी हकीकत कभी इतनी आसान नहीं होती। असली ट्विस्ट और सबसे बड़ा नुकसान तो वापसी के समय इंतजार कर रहा था। हाँ, क्योंकि जब टीम फार्स बेस पर वापस लौटी और उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी, तभी उन विशाल MC-130J विमानों में अचानक खराबी आ गई। अब देखिए, यहाँ दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं और सच्चाई अक्सर इन्हीं दावों के बीच कहीं धुंधली हो जाती है। बिल्कुल। अमेरिका का आधिकारिक रूप से ये कहना है कि उनके विमानों में गंभीर तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से वो टेक ऑफ नहीं कर सके। वहीं दूसरी तरफ ईरान का बहुत मजबूती से ये दावा है कि उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम से उन विमानों को हिट किया था, जिसकी वजह से उन्हें ग्राउंड होना पड़ा। वजह चाहे जो भी रही हो, तकनीकी खराबी या दुश्मन का वार, परिणाम तो एक ही था। हाँ, अमेरिका की एलीट फोर्स और उनका बचाया हुआ पायलट दुश्मन के इलाके में फंस गए थे और उनके पास बाहर निकलने का जो मुख्य रास्ता था वो काम नहीं कर रहा था। ऐसी स्थिति में एक स्पेशल फोर्स का सबसे पहला नियम होता है कि अपने पीछे कोई भी ऐसा सबूत या तकनीक नहीं छोड़नी है जिसे दुश्मन रिवर्स इंजीनियर कर सके, या फिर जिसका इस्तेमाल वो अपने प्रोपेगेंडा के लिए कर सके। बिल्कुल। इस मिशन में करीब 200 स्पेशल ऑपरेटर्स शामिल थे। भागने से पहले उन्हें एक बेहद दर्दनाक फैसला लेना पड़ा। उन्हें अपने ही करोड़ों डॉलर के हथियारों और उपकरणों को आग लगानी पड़ी। और ये नुकसान कोई छोटा मोटा नहीं था। बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने 2 MC-13J विमान जला दिए। एक विमान की कीमत लगभग $100 मिलियन होती है, यानी $200 मिलियन तो वहीं राख हो गए। इसके साथ ही वो 4 MH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर्स भी तबाह कर दिए गए। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो थी उनके ड्रोन्स की तबाही। MQ-9 रीपर। हाँ, उन्हें अपने 4 MQ-9 रीपर ड्रोन्स भी वहीं जलाने पड़े। देखिए, MQ-9 रीपर कोई शादी में उड़ने वाला छोटा ड्रोन नहीं है, ये एक उड़ता हुआ टैंक है। बिल्कुल। इसका विंग स्पैन 20 मीटर का होता है, यानी एक पूरे फाइटर जेट के बराबर। ये हेलफायर मिसाइलों से लैस होता है और एक ड्रोन की कीमत करीब $30 मिलियन होती है। मतलब $120 मिलियन के तो सिर्फ ड्रोन जला दिए गए। अरे बाप रे! अगर हम कुल हिसाब लगाएं तो एक 36 घंटे के ऑपरेशन में $320 मिलियन से ज्यादा का सैन्य साजो सामान सिर्फ इसलिए खाक कर दिया गया ताकि वो दुश्मन के हाथ ना लगे। अब अगर कोई भी आम इंसान इस पूरे घटनाक्रम का आर्थिक गणित समझेगा ना, तो वो यही कहेगा कि क्या एक अकेले सैनिक को बचाने के लिए $300 मिलियन से ज्यादा का उपकरण जला देना समझदारी है? हाँ, और ऊपर से 200 अन्य सैनिकों की जान भी तो जोखिम में डाली। बिल्कुल, ये तो पूरी तरह से घाटे का सौदा है। सच में एक अकाउंटेंट की नजर से देखें तो ये बिल्कुल बेतुका लगता है। मतलब एक आदमी की कीमत करोड़ों डॉलर कैसे हो सकती है? लेकिन सेनाएं बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस के आधार पर नहीं लड़ती, वो मनोबल यानी मोराल पर लड़ती हैं। हाँ। मिलिट्री में एक बहुत ही पवित्र सिद्धांत होता है, लीव नो मैन बिहाइंड, यानी अपने किसी भी साथी को पीछे नहीं छोड़ना है। सही कहा। जब एक सेना करोड़ों डॉलर का नुकसान सहकर भी अपने एक सैनिक को वापस लाती है तो वो केवल एक जान नहीं बचा रही होती, वो अपनी पूरी की पूरी फौज को एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश दे रही होती है। ये भरोसा दिलाती है कि अगर कल को तुम भी किसी मुश्किल में फंसोगे तो पूरी मशीनरी तुम्हें बचाने आएगी। बिल्कुल। अगर लीडरशिप एक सैनिक को मरने के लिए छोड़ दे सिर्फ इसलिए कि उसे बचाना महंगा है, तो अगले दिन कोई भी पायलट दुश्मन के इलाके में उड़ान भरने की हिम्मत ही नहीं करेगा। ये तो तय। मनोबल ही सेना का सबसे बड़ा हथियार होता है। इसे हम अपने देश के संदर्भ में भी देख सकते हैं। कैसे? भारत में जो नक्सली या माओवादी समूह हैं, वे भी इसी मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। जब मुठभेड़ में उनका कोई साथी मारा जाता है तो वे उसके मृत शरीर को वापस ले जाने के लिए पुलिस या सुरक्षा बलों से घंटों तक भारी गोलीबारी करते रहते हैं। इसका एक कारण तो ये भी हो सकता है ना कि शव की पहचान होने से उनके नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। हाँ, वो एक कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके बाकी लड़ाकों के बीच ये विश्वास बना रहे कि उनका संगठन उनके मरने के बाद भी उनके शरीर का सम्मान करेगा और उसे दुश्मन के हाथ नहीं लगने देगा। अच्छा।
अगर एक विद्रोही गुट इस मनोविज्ञान को इतनी अच्छी तरह समझता है तो एक राष्ट्रीय सेना के लिए तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और भारतीय सेना का भी यही अटल सिद्धांत रहा है। चाहे बर्फ से ढकी चोटियां हों या घने जंगल, भारतीय सेना अपने जवानों को वापस लाने के लिए, चाहे वो जिंदा हों या वीरगति को प्राप्त हो चुके हों, किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। बिल्कुल। ये कमिटमेंट ही है जो एक आम इंसान को सैनिक बनने और सीने पर गोली खाने का हौसला देता है। ये आर्थिक नफा नुकसान का विषय है ही नहीं, ये भरोसे का वो धागा है जिससे पूरी की पूरी फौज बंधी हुई होती है। बिल्कुल सही। तो इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे एक वेपन सिस्टम ऑपरेटर को बचाने के लिए 36 से 38 घंटे का एक मैराथन ऑपरेशन चला। 200 स्पेशल ऑपरेटर्स ने अपनी जान दांव पर लगाई। सैटेलाइट्स को अंधा करने के लिए झूठे सिग्नल भेजे गए, फेक न्यूज फैलाई गई और रातों रात एक नया मिलिट्री बेस खड़ा कर दिया गया। और अंत में करोड़ों डॉलर की मशीनों की बलि चढ़ा दी गई। हाँ, और ये सब सिर्फ एक इंसानी जिंदगी को वापस लाने के लिए। ये ऑपरेशन साबित करता है कि आधुनिक युद्ध केवल ड्रोन्स, सैटेलाइट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खेल नहीं है। अंततः युद्ध मानव मनोविज्ञान, भरोसे और जमीनी स्तर पर लिए गए त्वरित फैसलों का ही नाम है। जब सब कुछ फेल हो जाता है ना, तो इंसान ही इंसान के काम आता है। बहुत खूब कहा। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार है जो भविष्य की तस्वीर को थोड़ा बेचैन करने वाला बनाता है। वो क्या? आज के इस दौर में जहां युद्ध तेजी से ऑटोमेटेड होते जा रहे हैं, आसमान में इंसानों की जगह ड्रोन्स ले रहे हैं और फैसले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही हैं, ऐसे में भविष्य में एक इंसानी जिंदगी की कीमत मिलिट्री के खरबों डॉलर के बजट के सामने कैसे तय होगी? बहुत गहरा सवाल है। जब मशीनें ही युद्ध लड़ेंगी और मशीनें ही फैसले लेंगी, तो क्या एआई के उस ठंडे और गणितीय युग में भी लीव नो मैन बिहाइंड का ये इंसानी जज्बा जिंदा रह पाएगा? सोचने वाली बात है। या फिर भविष्य की सेनाएं इंसानी जान से ज्यादा अपनी करोड़ों डॉलर की मशीनों को बचाने पर जोर देंगी? अगर हम सोचें तो ये सवाल बहुत कुछ बदल सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले विश्लेषण में।